नमस्कार, जय बद्री विशाल। द ब्रजेश राय शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर से मैंने जो मेहमान हमारे बीच में जो आए हैं, सत्य प्रकाश जी। नमस्कार। बहुत टाइम के बाद हमने द ब्रजेश राय शो को स्टार्ट किया और फिर आपकी याद आई और लीगल बाउंड्री करके आप कुछ बहुत बढ़िया चीज़ कर रहे थे, तो मेरे दिमाग में बात आई कि मैं आपसे कुछ बातचीत करूं लीगल बाउंड्री के बारे में। और शो शुरुआत करने से पहले कुछ डिसीजन सरकार ने लिए हैं जिनके बारे में मैं कुछ आपके विचार जानना चाहूँगा कि 15 साल की गाड़ियाँ, ठीक है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम होती है, बट जो दूसरा डिसीजन लिया ओला उबर का, कितना सही है और आप क्या सोचते हैं सत्य प्रकाश जी? क्योंकि आप पेशे से वकील भी हैं और बड़े ही माननीय वकील हैं और लोगों की सेवा भी करते हैं निस्वार्थ भाव से। देखिए, दो सवाल आपने पूछे कि पहला सवाल आपका था कि लीगल बाउंड्री जो हमारी एक यूट्यूब और ऑनलाइन जो सर्विस है उसमें मैं क्या करता हूँ जी। देखिए, वो कंप्लीट चैरिटेबल जॉब है और उसके लिए मैं कोई पैसा किसी भी एडवर्टाइज़र से नहीं लेता हूँ, ना ही मैं किसी फाइनेंसर से। वो अगर मेरी मर्ज़ी होती है तो मैं अपना वेबसाइट को अपडेट कर लेता हूँ, यूट्यूब पे अपने वीडियोस डाल लेता हूँ, फ्री सजेशंस देता हूँ, फ्री एडवाइस देता हूँ, लोगों के कमेंट्स आते हैं, मैं उनको असिस्ट करता हूँ। वो 100% चैरिटी है। वेरी गुड। और ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में तब आया, मैं एक्चुअली थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड आपको बता दूं। मैं पहले जर्नलिज्म में था, मैंने मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन किया जी। और मैं मीडिया में रहा और उसके बाद मैं एडवोकेसी में आया। तो दोनों का कॉम्बिनेशन रहा। तो एक वो होती है ना कि आपके मन में एक कीड़ा होती है कि आप कोई कार्य अगर प्रारंभ करते हैं तो वो चीज़ें छूटती नहीं है, नहीं छूटती। वो जर्नलिज्म वाली जो जर्नलिस्टिक एटीट्यूड है वो नहीं जा रही है, इसलिए नहीं, वो अच्छा भी है क्योंकि जो आज माहौल है देश का, उसमें ये कुछ लोगों को मुखरता से बोलना भी चाहिए। अभी बिहार का चुनाव भी है और सुना है कि तकरीबन, मैं आपको बताऊं आंकड़ा, अगर मैं सही हूं या गलत हूं, 2 करोड़ बिहार के लोग प्रवासी हैं, बाहर हैं। 2 करोड़, क्योंकि इतनी बेरोजगारी है, इतनी गरीबी है। बहुत अच्छा सवाल उठाया, लेकिन इस सवाल के पहले दूसरे सवाल का जवाब मैं दे दूं। जी। आपने गाड़ियों की बात की कि दिल्ली में जो है सरकार ने ये आदेश दे दिया कि जो पुरानी गाड़ियां हैं, 10 साल पुरानी जो डीजल है और 15 साल पुरानी जो पेट्रोल वाली गाड़ियाँ हैं, उनको ईंधन अब पेट्रोल पंप पे नहीं दी जाएगी। जी। देखिए, सरकार का डिसीजन सही हम कह सकते हैं, लेकिन मैं अगर एक सिटीजन और मैं अगर आम आदमी की हैसियत से देखूं जी, तो हर आदमी के लिए संभव नहीं। आप केवल मेट्रो सिटी के आधार पे इस देश की जो लोगों की इकोनॉमी है, लोगों की जो इनकम है, लोगों की जो परचेजिंग पावर है, मैं कह रहा हूं फायदा ओला उबर जैसे लोग उठाएंगे, कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और दिल्ली देश की राजधानी है, तो पूरे देश से लोग आते हैं जी। और वैसी परिस्थिति में लोगों को समस्या होगी कि कोई दूसरे राज्य से व्यक्ति गाड़ी लेके आ गया तो दिल्ली में आप एंट्री में ही आप फंस जाएंगे। एक तरफ तो सरकार ने गाड़ियों पे ईंधन देना बंद कर दिया, दूसरी तरफ ओला, उबर और अन्य जो मोबाइल ऐप्स के माध्यम से कैब की कंपनियां हैं, प्राइजें बढ़ा दी। प्राइस बढ़ाने के लिए उनको कंसेंट दे दिया कि आप, जैसे वेटिंग पीरियड था उनका कि अगर कोई जो कैब राइडर है वो अगर कैब बुक करता है तो पहले ये था कि 50 या 55 रुपया शायद जो है वो अगर कैब राइडर खुद कैंसिल करता है तो डिडक्ट हो गया। अब 100 रुपीज़ से ज़्यादा होगा। ये गलत है और मुझे लगता है इथिकली भी गलत है, मोरली भी गलत है ये जी। क्योंकि ज़्यादातर ओला और उबर जो है आम आदमी यूज करते हैं, जो इमरजेंसी होते हैं, जिनके पास गाड़ियां नहीं है या ऑफिस जाने वाले, उनके जो पॉकेट पे एक एक्स्ट्रा बाहर होगा। अब आपके तीसरे सवाल पे मैं आता हूँ कि बिहार की आपने बात की जी, कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोग बाहर हैं। देखिए, बिहार की जब बात होती है ना तो अपने मन में एक बहुत बड़ी पीड़ा होती है कि एक आम बिहारी से अगर आप बातचीत करेंगे तो 10-15 मिनट की बातचीत में वो आपको बता देगा कि हमारे गांव के 2 IAS हैं, 4 IPS हैं, एक जज है। जी जी, बिल्कुल बताएगा। लेकिन उस बिहार का एक दुर्भाग्य है कि एक कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ पैदा नहीं,
और जिस राज्य में इंडस्ट्रियलिस्ट पैदा नहीं होगा उस राज्य का विकास विकसित हो ही नहीं सकता। नौकरी अच्छी बात है, लेकिन नौकरी से देश की इकोनॉमी पे बर्डन है। पूरे विश्व में कहीं कॉन्सेप्ट नहीं है कि नौकरी नौकरी, भारत में हर कोई नौकरी नौकरी के लिए परेशान है। आप गुजरात देखिए, भारत में देखिए ना, गुजरात, महाराष्ट्र देखिए, अन्य जो भी राज्य विकसित राज्य में है वहाँ नौकरी का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट है। लेकिन बिहार में इंडस्ट्री नहीं लगने दिया। इंडस्ट्री लग नहीं सकती ना, वहाँ की जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है उनकी ये मानसिकता है कि हमें इस राज्य को और राज्य की जनता को एक बेहतर जीवन देने से जो हमारी करप्ट पॉलिटिकल व्यवस्था है वो बंद हो जाएगी। उससे पहले लालू जी ने किया, अभी नीतीश जी ने शुरुआत में कुछ थोड़ा बहुत ठीक किया, 3-4 साल शुरू के जो उनके थे, बाकी में विकास वहीं रुक गया। और जितनी मिलें, मुझे याद है मैंने अभी अपनी फिल्म की शूटिंग की थी 2 महीने में, आई वॉज इन बिहार, मैं बहुत सरप्राइज था, इतनी गरीबी है। मैं आपको बताऊं, मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूं। आपने बात कही अभी बिहार में गरीबी है जी। देखिए, बिहार से अलग हुआ एक राज्य झारखंड जी 2000 में। जी। तो जब बिहार और झारखंड कंबाइंड था तो झारखंड जो मेजर चंक इकोनॉमी का था बिहार का, झारखंड था, झारखंड से। जी, और एक जी, मैं अभी स्टडी में मैं पढ़ रहा था जी कि झारखंड की जीएसटी कलेक्शन जितनी है उससे करीब 40% कम बिहार की जीएसटी कलेक्शन है। और पिछले महीने और जीएसटी बहुत आई है। हाँ, और वही नहीं, 30% या 20% ज्यादा आई वही है। नहीं, बिहार में माइग्रेशन जो है डिफरेंट कैटेगरी का है। हाँ। ब्रेन का माइग्रेशन है, लेबर का माइग्रेशन है, ब्यूरोक्रेसी, सर्विस, हर तरीके से माइग्रेशन हो रही है। मतलब एक लेवल ऑफ माइग्रेशन जैसे है कि साउथ अफ्रीकन कंट्री में जाते हैं तो वहाँ लेबर जा रही है, मजदूर जा रही है, लेकिन पूरा का पूरा बिहार ही माइग्रेट कर रहा है, ये अपने आप में चिंता का विषय है। और अपराध भी बढ़ रहे हैं। ऐसा पहले लोग कहा करते थे, मैंने ये देखा कि लालू का जो राज था वो जंगल राज था। अभी आप पटना में आए दिनों में देख लो कितने सारे वारदात हो रहे हैं, यानी प्रशासन कहीं ना कहीं। और अभी जो चुनाव प्रचार हो रहा है, पहली बार मैंने देखा, पॉलिटिकल तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जेडीयू के ऑफिस में मोदी जी की तस्वीर लगी हुई है। देखिए, पॉलिटिकली तो मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल एफिलिएशन से दूर रखता हूँ। जी जी जी। लेकिन मैं सच्चाई ये बता सकता हूँ आपको, बिहार की जो सच्चाई है, बिहार की जो राजनीतिक व्यवस्था है, वहाँ की अगर आप व्यवस्था में देखेंगे तो जातिगत व्यवस्था जो पॉलिटिक्स में हावी है, ये आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी विडंबना है उस राज्य की कि आप जातिगत आधार पे अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं, लोगों को आप जातिगत आधार पे अपना सांसद और विधायक चुनते हैं। हम देश की राजधानी में आज बैठे हुए हैं जी। मुझे नहीं लगता कि किसी भी लोकसभा या विधानसभा में या केवल जाति के आधार पे कोई चुनाव जीत जाता हो, कहीं पे भी नहीं। और बल्कि बिहार के लोग इतने इंटेलिजेंट होते हुए भी ऐसा काम करते हैं। मैं तो हाथ जोड़ के अपने बिहारी मित्रों से, क्योंकि मैंने बिहार में शूटिंग इसलिए किया, सब्सिडी नहीं है वहाँ पे, पर मैंने कुछ मेरे रिलेटिव लोग रहते हैं मोतिहारी और रामगढ़वा में, तो मैंने कहा कि वहाँ के लोगों को, चाहे हम लोग बहुत बड़े प्रोड्यूसर नहीं हैं, बट थोड़ा बहुत कुछ तो उनको मिलेगा। लोग डर जाते हैं सर बिहार में शूटिंग करने से। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूँगा, क्योंकि मैं बेसिकली झारखंड से हूँ, तो जी बिहार को बहुत क्लोज है, क्योंकि बिहार जब था तब मैं पैदा हुआ बिहार में ही जी। झारखंड में शराबबंदी है, कहने को शराबबंदी है जी। आप बिहार से सटे झारखंड में आप जाएंगे तो बॉर्डर के जो जिले हैं, हजारीबाग हो गया, कोडरमा हो गया, चतरा हो गया, गिरिडीह हो गया, जो भी आसपास के डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ से बॉर्डर टच होती है, आज से जब शराबबंदी नहीं थी तो बॉर्डर के आसपास के इलाकों में शराब की दुकानें और होटल्स इतनी नहीं थी, लेकिन आज के टाइम में बिहार से ही माइग्रेट करके लोगों ने होटल्स खोले, वहाँ शराब बिकती है और बिहार के लोग शराब पीने यहाँ आते हैं। मुझे लगता है शराबबंदी कोई इंटेलिजेंट फैसला नहीं है। इस आज के दौर में शराब कोई पीता है नहीं पीता, इट डजंट मैटर। एक पॉलिटिकल फैसला है ये एक्चुअली, एक पॉलिटिकल फैसला नहीं, मैं बताता हूँ, एक पॉलिटिकल फैसला इसलिए बोला मैंने कि नीतीश कुमार जी महिलाओं के अंदर अपने आप को स्थापित करने के लिए उन्होंने निर्णय लिया।
लेकिन जो अभी मैंने शूटिंग किया, मैंने देखा कि शराबबंदी से ज्यादा लोग शराब पी रहे हैं और घटिया क्वालिटी का शराब पी रहे हैं और डेथें हो रही हैं, मौतें हो रही हैं। कई घटनाएं हुई जिसमें गांव में, एक ही गांव में 10-10, 20-20 लोग मारे गए हैं नकली शराब पीने की वजह से। हाँ, तो कोई मतलब नहीं है इस चीज का। हालांकि मैं बड़ा नशा का विरोधी हूं, मैं तो कई बार ऐसा बोलता हूं। देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश, जी जी जी, दो राज्य पहले एक जमाने में कंपेयर करते थे। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आप महाराष्ट्र जाते तो आपको बोलते हैं भैया लोग, बिल्कुल बोलते ये हैं। ट्रू है, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। छुपाने की बात नहीं है। भैया लोग, और क्या उनकी जो ह्यूमिलिएशन होती थी, आज भी होती है ह्यूमिलिएशन। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 8-10 वर्षों में वहां के मुख्यमंत्री जी ने सुधार किया, आउटस्टैंडिंग है। अपराध पे नियंत्रण है उत्तर प्रदेश में, वहां पे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में नियंत्रण है। हालांकि हो रहे हैं बट कम। आपने बोला कि महिलाओं को खुश करने के लिए नीतीश कुमार जी ने शराब बंद की। जी 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 जी, मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश तो बिहार से बड़ा राज्य है, यहाँ पे भी शराब चालू है। यहाँ क्या क्राइम का ग्राफ बिहार से ज्यादा है? नहीं, ये मैं मानता हूं। लेकिन अगर आपके अंदर विल पावर नहीं है ना, मतलब आप सड़क पे गाड़ी नहीं चलाने के लिए सक्षम है, तो आप कहते हैं यार ये सड़क ही खराब है, सड़क ही खराब, मतलब आप काबिल नहीं है। हाँ। तो आपने दूसरों को एक अपना वो ले लिया, पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए। अब मैं सत्य प्रकाश जी, क्योंकि आपसे बात करने में बहुत मजा आता है, तो मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि एक बड़ी दर्दनाक घटना हुई हमारे देश में। कुछ लोगों को धर्म पूछ करके पहलगाम में मारा गया। हमने कोई शो नहीं किया, उसके बाद मैं बहुत पीड़ित हो गया। मैं लोगों को बताता हूँ पर्सनल प्रॉब्लम हो गई, लेकिन मैंने शो ही नहीं किया। उसके बाद मैं अंदर से मैं इतना दुखी था, इतनी तकलीफ थी वो देख करके, घटना देखने के बाद, कि पूछ के और मार दिया। और उसके बाद भारत सरकार ने कुछ लिए मानक दिए। पहली एयर स्ट्राइक हुई, जो हमारे सीडीएस साहब ने बोला भी कि भाई कुछ फेलियर रहे, फिर दोबारा उन्होंने स्ट्राइक किया, ठीक है, हम कामयाब रहे। लेकिन वो आतंकी क्या पकड़े गए या पकड़े जाने चाहिए, या अभी हमारा जो वो ऑपरेशन सिंदूर है वो बंद है, या किस तरीके से आप इसको देखते हैं? आपको एक, आज मैं अखबार पढ़ रहा था सुबह मेरे घर में, जब मैं सुबह उठा अखबार देखा जी, तो आपने जो सवाल पूछा, ये मतलब आप कह सकते हैं कि मैं आज सोच रहा था उसके बारे में। जी जी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं आज एक इंटरव्यू में जाऊंगा और आप मेरे से ऐसा सवाल करेंगे। जी जी। आज के अखबार में खबर है कि पाकिस्तान के जितने आर्टिस्ट थे जिनका सोशल मीडिया अकाउंट बैन किया गया था, आज से चालू हो गया भारत में। अरे ये तो मैं मुझे नहीं मालूम इस चीज का। आप मुझे ये बताइए कि देश में आपने एक मैसेज दिया कि हमने सारे बंद किए सिस्टम, सब कुछ बंद कर दिया, सिंधु जल संधि जो था उसको हमने बंद किया जी। अरे जब हमने पानी बंद किया तो इनका सोशल मीडिया, इन अपराधियों का, मैं अपराधी कहता हूँ ऐसे आर्टिस्ट, बिल्कुल अपराधी हैं, वो आतंकवादी हैं। मैं कहता हूँ जो सपोर्ट करता है हमारे दुश्मन आतंकवाद को, जो हमारे देश के नागरिकों को मारता हो, निर्दोषों को, वो आतंकवादी है। देश का हर सिटीजन हमारे लिए आतंकी है, बिल्कुल है। और अगर कोई कलाकार है, उसका सोशल मीडिया भारत में चल रहा है, तो सरकार को इमीडिएट बैन करना चाहिए। और अगर सरकार ने इजाजत दी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने, तो मुझे लगता है कि इसके पीछे सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और जनता को बताना चाहिए कि जनता के साथ ऐसी फरेबबाजी क्यों की गई। नहीं, बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। और अभी एक फिल्म सरदार जी कोई आ रही है, उसकी जो हीरोइन पाकिस्तान से हैं, उन्होंने हमारे भारत के लिए बहुत अच्छा बयान नहीं दिया था, बहुत अच्छा बयान नहीं दिया था जो मैंने सुना था। तो इसके बावजूद भी खैर ये एक डिसीजन है, देश की जनता को सोचना है। और बहुत मज़ा आया फिर आपसे बात करके सत्य प्रकाश जी, और फिर हम मिलेंगे किसी और नए गेस्ट के साथ द ब्रजेश राय शो में। नमस्कार दोस्तों।